हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 7 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किए हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द कंट्री। हम जानेंगे कि इस एडवाइजरी में क्या रिकमेंडेशन किए गए हैं। तो लेट्स नो, ये जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उनके अंतर्गत एक स्टैंडिंग कमेटी आती है, तो उन्होंने ही जारी किए हैं। इन्होंने कहा है स्टेट या यूटीज को कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन बढ़ते जा रहे हैं उनसे डील किया जाए, साथ ही साथ एक्सपीडिएटेड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव एक्शन लिए जाए। बात करें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब ये हुआ कि which has the body which has been created by passing an act by the legislature। तो आप देख सकते हो कि NBWL इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्रिएट किया गया है, सो दैट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के प्रमोशन में ये कंट्रीब्यूट कर सके। अब एडवाइजरी किस एरिया पर फोकस कर रहा है, तो बेसिकली इसके तहत ग्राम पंचायत को एम्पावर करने की बात कही गई है, सो दैट जो भी वाइल्ड एनिमल्स के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसे डील किया जा सके एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अलॉन्ग विथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको पता होगा इस योजना के तहत क्रॉप कंपनसेशन दिए जाते हैं अगर कोई क्रॉप डैमेज होता है नेचुरल डिजास्टर के तहत। तो इसमें ये सजेशन दिया गया है कि ये जो योजना है इसको एक्सपेंड किया जाए अगेंस्ट क्रॉप डैमेज ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कारण क्रॉप डैमेज हो जाते हैं तो क्रॉप कंपनसेशन दिए जाए अंडर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अलॉन्ग विथ एगुमेंटिंग फॉडर एंड वाटर रिसोर्सेज विद इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो विल्ड एनिमल्स होते हैं उनको उन्हीं के हैबिटेट में फॉडर और वाटर सोर्सेज की सुविधा प्रदान कर दी जाए, सो दैट वो अपने हैबिटेट से बाहर ना आए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। द नेक्स्ट सजेशन इज एडॉप्शन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स, डेडिकेटेड सर्कल वाइज कंट्रोल रूम जिसमें टोल फ्री नंबर्स होंगे, सो दैट अगर कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट एंड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल प्लान्स फॉर इम्प्रूव्ड स्टॉल फेड फार्म एनिमल। तो ये सब सजेशन दिए गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम का एडॉप्शन, बिकॉज अगर कहीं पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एक मैकेनिज्म हो जिससे उस कॉन्फ्लिक्ट को एक क्विकली आइडेंटिफाई किया जाए, सो दैट टाइम समय रहित उसे सॉर्ट आउट किए जा सके। अगर हम बात करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, तो बेसिकली ये अगर होते हैं जब कोई एनिमल डायरेक्ट और रिकरिंग थ्रेट पहुंचाता है लाइवलीहुड या फिर सेफ्टी ऑफ द पीपल लीडिंग टू परसिक्यूशन ऑफ दैट स्पीसीज। लेट्स सी कि ये यहाँ ह्यूमंस रहते हैं और ये कोई विल्ड एनिमल्स है, ये ह्यूमन के हैबिटेट में आ रहे हैं, तो बिकॉज दिस विल्ड लाइफ इज ए थ्रेट, तो इसके कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज ऑफ दैट इन स्पीसीज को किल कर दिया जाता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब क्या कारण होते हैं वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के, तो बेसिकली लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी कि जो ओरिजिनल हैबिटेट है स्पीसीज का वो लॉस हो रहे हैं। कैसे? डिफोरेस्टेशन के कारण हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण हो सकते हैं, अलॉन्ग विथ ओवर ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इसके बारे में तो मैंने बताया ही। अन्य क्या फाइंडिंग्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल जो भारत में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे तो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किए जाए, इनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किए जाए, लेकिन बहुत सारे शेड्यूल 1 स्पीसीज के कैटेगरी में आने वाले जो स्पीसीज, और इनको आपको पता होगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है कानून के तहत, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड आउटसाइड द नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया। यहाँ आप देख सकते हो अप्रोक्स 726 प्रोटेक्टेड एरियाज है भारत में, which comprises 4.88% of the total land area। आप देख सकते हैं ये आपका मैप है, ये जो ग्रीन कलर्स में है ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज है। लेकिन यहाँ आप देखो
29% टाइगर की पॉपुलेशन ऐसे है जो आउटसाइड टाइगर रिजर्व लाया करते हैं। और इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है जो टाइगर कॉरिडोर यानी कि जो रास्ता है बिटवीन वन टाइगर रिजर्व टू द अदर टाइगर रिजर्व। लेट्स से कि वन टाइगर रिजर्व इज कॉर्बेट एंड द अदर टाइगर रिजर्व इज राजाजी टाइगर रिजर्व। तो इस कॉरिडोर में अप्रोक्स 22 से 25 टाइगर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर को अभी तक प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। फिर एग्जाम्पल के केस में देख लीजिए आप, 60% एलिफेंट के पॉपुलेशन ऐसे हैं जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया में होते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हो। फिर यहाँ आप देख सकते हो ये जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, इसमें तो 100% पॉपुलेशन जो गैंजेटिक डॉल्फिन के वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज ही रहते हैं, यानी कि these species though in the law book has been protected, but reality ये है कि ये प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, ये अपने प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर आ जा रहे हैं, और जिसके कारण ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप गंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी डेफिनेटली बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है। तो भारत का एकमात्र गंजेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप हमें बताइए वो कहाँ है। तो बेसिकली आप देख सकते हो विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, द ओनली वन विच इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट द गंजेटिक डॉल्फिन। वॉट के केस में भी आप देख सकते हो 100% आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, ब्लैक बक 50% आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल पे। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं फॉर ट्रेडिंग ऑफ ई सर्टिफिकेट अंडर पीएटी साइकिल 2। पीएटी का मतलब है परफॉर्म एंड अचीव एंड ट्रेड स्कीम। तो बेसिकली हम बात करेंगे पीएटी स्कीम के बारे में। तो पीएटी स्कीम बेसिकली मार्केट बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, यानी कि जैसे आप इक्विटी शेयर्स ट्रेड करते हो, खरीदते हो या बेचते हो मार्केट में, उसी प्रकार से जो कार्बन है उसकी भी ट्रेडिंग की जाती है एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पर। तो दैट स्कीम इज नोन एज पीएटी स्कीम। अरे क्या ऑब्जेक्टिव है इस पीएटी स्कीम का? तो बेसिकली इस ट्रेडिंग के माध्यम से एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है एमंग स्पेसिफिक इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कुछ इंडस्ट्री इतने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इन इंडस्ट्री को नाम दिया गया है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। तो याद रखिए ये जो इंडस्ट्री है उन्हीं को हमने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स का नाम दिया है। तो ये जो पीएटी स्कीम है फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, दैट लाइज अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। और ये जो नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये जो अगर लेट्स से कि ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ये अम्ब्रेला स्कीम है, उसी के 8 मिशन चलते हैं, और उसमें से एक मिशन है आपका नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंतर्गत आता है, और उन्होंने ही ये प्रोग्राम पीएटी प्रोग्राम को लॉन्च किए। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि बेसिकली इन डीसीज को यानी कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जो है इनको एक स्पेसिफिक एनर्जी सेविंग टारगेट अलॉट किए जाते हैं 3 ईयर साइकिल के लिए। और ये जो पीएटी साइकिल 2 है इसे 2016 में नोटिफाई किया गया था। तो जो भी टारगेट इन्हें अलॉट किए जाते हैं, लेट्स से कि एक डीसी है उन्हें 100 यूनिट एनर्जी सेविंग का टारगेट दिया गया। अगर वो 100 यूनिट एनर्जी सेव करते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट व्हेन ए डीसी सरपासेस इस टारगेट, है ना। लेट्स से कि 100 यूनिट का टारगेट था, उन्होंने 150 यूनिट टारगेट अचीव कर लिया, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस सर्टिफिकेट को एक डीसी दे सकेंगे टू अनदर डीसी जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गए। तो बेनिफिट क्या होगा कि वैसे कंपनी जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किए उनको इस सर्टिफिकेट के माध्यम से टारगेट अचीव किए जा सकेंगे, और बदले में ये कंपनी जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किए हैं
उनको एक प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेगा उन्हें जिन्होंने ये टारगेट अचीव किए थे। तो इस सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग कहाँ पर होगा? तो बेसिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये प्लेटफॉर्म है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं उसी प्रकार से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जहाँ पर इन सर्टिफिकेट्स का ट्रेडिंग होता है। एंड पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर भी ये सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती है, या फिर डायरेक्टली कंपनी अबाउट कर सकते हैं अंडर द PAT who can use them to meet their compliance requirement। तो अगर कोई डेफिशिएंट कंपनी है वो सरप्लस कंपनी के सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं और बदले में उनको पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें PAT स्कीम की, तो BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये एडमिनिस्ट्रेटर है इस स्कीम का, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वो रेगुलेटरी बॉडी है इस सर्टिफिकेट। Let's move to the next article, friend. It is about recently फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रिव्यू मीटिंग किए हैं ऑन द इश्यू ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। हम जानेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि क्या टॉपिक ऑफ द डे जिन्होंने डिस्कस किए। तो बेसिकली द एजेंडा वाज टू डिस्कस द प्रोग्रेस, यानी कि जो NIP प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उनके प्रोग्रेस और जो एक्सपेंडिचर अभी तक हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, एज वेल एज जो इनिशिएटिव लिए गए हैं तो फास्ट ट्रैक द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उनको रिव्यू करना था। द इम्पोर्टेंट न्यूज इज अबाउट NIP। क्या है NIP? तो बेसिकली इट इज एन इनिशिएटिव जिसके तहत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे पूरे देश भर में, एज वेल एज इट विल ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन एंड इट एम्स टू इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, सरकार के पास इतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें। दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्स इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी एंड गेट बेनिफिटेड। The NIP aims to capture key greenfield and brownfield project for investment across all the economic and social infrastructure subsector। तो ये जो NIP है ये नॉट ओनली ग्रीनफील्ड बट ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों को कवर करेगा, एज वेल एज ऑल जो इकोनॉमिक या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होंगे उन पर भी फोकस किए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मतलब हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूल्स हो गए, तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किए जाएंगे। साथ ही साथ जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों पर फोकस किया जाएगा। क्या डिफरेंस होता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में? तो ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि कोई एरिया है, यहाँ पर पहले कोई भी इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पर अगर कोई फ्रेश इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इंडस्ट्री क्रिएट किए जा रहे हैं तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि देयर इज ऑलरेडी एन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन और फिर कोई आउटसाइड इन्वेस्टर इन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसके तहत एक टारगेट भी रखा गया है, यानी कि NIP के तहत एक टारगेट भी है कि ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020 टू 25 यानी कि 5 साल में टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे अप्रोक्स 100 लाख करोड़। और जो सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट का है तो एनर्जी सेक्टर में 24% शेयर जाएगा, रोड सेक्टर में 18% शेयर जाएगा और अर्बन सेक्टर में 17% एंड रेलवेज में 12% के शेयर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट शेयर यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, जो कंट्रीब्यूशन किए जाएंगे उसमें सेंटर का शेयर 39% यानी कि सेंटर 39% कंट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट 40% कंट्रीब्यूट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर 21% कंट्रीब्यूट करेंगे। मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट इनको बेसिकली कहा गया है कि वो अपने NIP डैशबोर्ड को रेगुलरली अपडेट करते रहें सो दैट ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो NIP प्रोजेक्ट्स का, सो दैट NIP फंक्शन कर रहे या नहीं कर रहे उनका प्रॉपर विजिबिलिटी हो। फाइनेंसिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स अगर कोई चाह रहे हैं कि हाँ NIP में इन्वेस्ट किया जाए तो इस डैशबोर्ड की मदद से उन इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई किए जा सके। अगर हम बात करें NIP डैशबोर्ड की तो ये
इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड ये होस्ट करता है, यानी कि ऑपरेट करता है। और अगर हम बात करें इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की, तो इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो बेसिकली एक आपको न्यूज़ मतलब इंफॉर्मेशन दे दे कि वेरियस मिनिस्ट्रीज होते हैं, लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फिर उसके नीचे वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे इसमें एक आपको कंपोनेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT। उसके अंतर्गत वेरियस स्टेट्यूटरी नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी लाई करते हैं। तो ये जो आपका इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड है, ये DPIIT के ही तहत लाई कर रहा है, विच इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्ट इंडिया। तो दोनों का ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन इन एजेंसी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया बेसिकली सर्वे रिपोर्ट रिलीज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन इस पे यूपीएससी ने पूछ चुके हैं। और आपको पता होगा कि पॉपुलेशन एजिंग को जो एक टर्मिनोलॉजी, पॉपुलेशन एजिंग को हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो गेरिएटिक्स होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आपको देखना चाहिए। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया जो रिलीज किए गए हैं, इट इज़ ए फुल स्केल नेशनल सर्वे which focuses on scientific investigation of health, economic and social determinant as well as जो population aging के consequences क्या होंगे आने वाले समय में भारत के ऊपर, इसको भी एनालाइज करता है। क्या की फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में, तो हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो पॉपुलेशन एजिंग का ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्स 3% एनुअली ग्रो कर रहा है, यानी कि लेट्स से कि इस ईयर 100 इल्डरली सिटीजन है तो नेक्स्ट ईयर 103 हो जाएंगे, दैट मीन्स ग्रोइंग एट 3%। नंबर ऑफ इल्डरली पीपल, और आपको ये याद रखना है भारत में इल्डरली पीपल का मतलब ये हुआ दोज पीपल विच हैविंग द एज ऑफ 60 और अबव। तो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि आने वाले 2015 जो एज्ड पॉपुलेशन का क्वांटिटी होगा वो अप्रोक्स 31.9 करोड़ फ्रॉम 10.3 करोड़ इन द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के सेंसस की बात करें तो 10.3 करोड़ इल्डरली पॉपुलेशन है, जो आने वाले 2015 31.9 करोड़ हो जाएंगे। द नेक्स्ट फाइंडिंग इज अबाउट 1 in 2 इल्डरली सफर्स फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, यानी कि 2 इल्डरली में से 1 इल्डरली, यानी कि 50% ऑफ द इल्डरली अगर कहें तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ क्रोनिक डिजीज से सफर करते हैं। क्रोनिक डिजीज यानी कि दोज डिजीज विच हैव इट्स इम्प्लीकेशन ऑल द लाइफ, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। और 27% इल्डरली, इनको तो मल्टी मॉर्बिडिटीज है। मल्टी मॉर्बिडिटीज का मतलब मोर देन 1 डिजीज। अप्रोक्स 40% जो इल्डरली है वो डिजेबिलिटी से फेस करते हैं, और 20% ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ से प्रभावित है। द नेक्स्ट फाइंडिंग इज कि द पीपल एबव 45 ईयर्स इन इंडिया, यानी कि वैसे लोग जिनकी उम्र 45 ईयर्स या फिर उससे एबव, उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम 44,901 है, और 3 में से 1 ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से ग्रसित हैं। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल GDP ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इससे आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हो। द नेक्स्ट फाइंडिंग इज 78% ऑफ द इल्डरली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इल्डरली है अप्रोक्स 78% ऑफ द इल्डरली या तो वो पेंशन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको आने वाले समय में पेंशन मिलेगा भी नहीं, यानी कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स चलाते हैं, पर इसका मतलब ये है कि इन स्कीम्स का लाभ अप्रोक्स 78% इल्डरली को नहीं मिल पा रहा। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, जो आप सामने देख ही रहे हो। तो ये जो फाइंडिंग आया है, इट विल असिस्ट इन फ्रेमिंग नेशनल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम्स, यानी कि इल्डरली पॉपुलेशन से जुड़े जो भी प्रोग्राम्स
और पॉलिसी स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर तैयार किए जाएंगे, उनमें ये मदद करेगा। आप देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट को पता है कि 78% ऑफ द एल्डरली उनको तो पेंशन मिल ही नहीं रहा, तो फिर लॉ में चेंज करने की जरूरत होगी सो दैट जो रियल बेनिफिशियरीज है उनको पेंशन मिले। द नेक्स्ट एडवांटेज विल बी कि इट विल एड्रेस एम्स ऑफ डिकेड हेल्दी एजिंग। तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये जो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग उसे एक्सेप्ट किया था, तो उनके एम्स को भी ये फुलफिल करेगा। क्या था ये डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग? तो बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, इंटरनेशनल एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर, उन सबको एक साथ 10 ईयर्स के लिए लाया जाएगा सो दैट ये सब जो कंसर्न स्टेक होल्डर है वो कोलैबोरेटिव मिलजुल कर एक्शन ले सके टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द ओल्डर पीपल, देयर फैमिली एंड कम्युनिटीज इन विच दे लिव। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गैस बेस्ड इकोनॉमी क्रुशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट में कहा। क्या मतलब होता है गैस बेस्ड इकोनॉमी का? यानी कि द इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द गैस, दैट इज गैस would play a major role in energy basket of India। एनर्जी बास्केट का मतलब ये है कि जैसे आप एक थैली है, उस थैली में आप डिफरेंट सब्जियां रखी होंगी, तो आप उस सब्जियों को डिफरेंट एनर्जी कह सकते हो, जैसे कि पेट्रोलियम एनर्जी हो गया, या फिर डीजल हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या फिर साइडल एनर्जी हो गया। उसी प्रकार से एनर्जी विच विल बी गैस बेस्ड। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब हुआ कि गैस विल प्ले ए मेजर रोल इन एनर्जी बास्केट ऑफ इंडिया। और पीएम ने बेसिकली कहा भी था कि प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। ये टारगेट आपको याद रखने हैं कि गवर्नमेंट का एक प्रकार से टारगेट है कि नेचुरल गैस शेयर जो भारत के एनर्जी बास्केट में है उसको बढ़ाया जाएगा, 6% से 15% किए जाएंगे 2030 में, जो इंडिकेट कर रहा है कि भारत गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहता है। अब भारत इतना फोकस गैस बेस्ड इकोनॉमी पर क्यों कर रहा है, तो इसके सिग्निफिकेंस को जान लें। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक एडवांटेज होगा ओवर अदर कॉन्वेंशनल फ्यूल, जैसे जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अप्रोक्स 60% चीपर होते हैं देन गैसोलीन एंड 45% चीपर देन द डीजल। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज भारत को गैस बेस्ड इकोनॉमी से मिल सकता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही है, बिकॉज वेरी लो इमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। आप जो अपने घर में इस्तेमाल करते हो गैस क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है उससे, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को तो कंट्रीब्यूट करता ही है। विल हेल्प इन फुलफिलिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट जो भारत ने किया अपने INDC टारगेट के तहत पेरिस क्लाइमेट चेंज में, तो उनके टारगेट्स को भी फुलफिल करने में मदद करेगा। तो क्या स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं भारत के द्वारा गैस बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? तो नेशनल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म इसे अनाउंस किया गया था सो दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेचुरल गैस की बढ़ाई जा सके, साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस डिस्कवरी ऑफ गैस। अलोंग विथ $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, और इस इन्वेस्टमेंट को कहाँ खर्च किया जाएगा, तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल बी डन टिल 2024, जिसमें पाइपलाइंस बिछाने का काम होगा। साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि ऐसे लोकेशन जहाँ से गैस डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप मान सकते हैं। द नेक्स्ट मेजर इज कनेक्टेड ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट विद गैस ग्रिड, यानी कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से उसे भी गैस ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया है बाय डेवलपिंग प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। तो याद रखना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट विच विल फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग गैस पाइपलाइंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेसिफिकली। द नेक्स्ट मेजर इज कवरेज ऑफ CGD प्रोजेक्ट, यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड किए जाएंगे सो दैट ये 53% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर ले एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ 70% ऑफ द पॉपुलेशन। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड। द फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किए हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन अ स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर। तो बेसिकली ये जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसकी मदद से
अ मैकेनिज्म फॉर पार्टनरशिप एज वेल एज कॉपरेशन देखने को मिलेगा, जिसके तहत सेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हु क्वालिफाइड द रिक्वायर्ड स्किल इन जापानीज लैंग्वेज टेस्ट। तो वैसे इंडियन वर्कर्स जिन्होंने रिक्वायर्ड स्किल और जापानीज लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई किया है, उन्हें भेजा जा सकेगा टू वर्क इन 14 स्पेसिफाइड सेक्टर्स इन जापान। तो ये जो इंडियन वर्कर्स होंगे इनको न्यू स्टेटस ऑफ रेसिडेंस ग्रांट किए जाएंगे, दैट विल बी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर बाय जापान। ये जो मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन है, ये बेसिकली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इन्हांस करेगा। जब ये लोग जाएंगे तो जापानीज कल्चर को भी समझेंगे और वो लोग भी इंडियन कल्चर को भी समझेंगे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बूस्ट देखने को मिलेगा। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स पोस्टर होंगे एज वेल एज स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। Beneficiaries will be skilled workers from sectors like nursing care, construction, aviation, lodging, agriculture, fishing. Let's move to the next news. It is about India Sri Lanka to discuss multi-business proposals. इंडिया और श्रीलंका रिसेंटली दोनों देशों के बीच टॉक्स हुए हैं सो दैट कॉपरेशन को रिज्यूम किया जा सके एंड रिवाइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आपको पता है कि इस पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे देश भर दुनिया भर में प्रभावित हुई है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रही थी उनको रिवाइव किया जाए, इसके लिए कॉपरेशन को रिज्यूम करने का बात कहा गया है। इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि श्रीलंका में इन्वेस्ट किया जाए एंड अपॉर्चुनिटीज इन एरिया सच एज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टूरिज्म इन पर भी डिस्कस किए गए हैं कि इंडियन बिजनेसेस को इन क्षेत्र में भी एक्सपेंड किया जाए श्रीलंका में। दोनों साइड ने अपॉर्चुनिटीज डिस्कस किए हैं जिसमें स्पेशल जोन्स क्रिएट करने की बात कही गई है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एज वेल एज टूरिज्म को भी प्रमोट करने का बात कहा गया है। Strategic location of Sri Lanka and China's investment in Hambantota port makes Sri Lanka as an important dynamic of India's neighborhood trust policy. आपको पता है कि चाइना काफ़ी तेज़ी से जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं उनको अपने डायरेक्शन में लेने का प्रयास कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग एंड गिविंग मनी मच इन मच। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि भारत भी अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत भी इन्वेस्ट करे इन देशों में और इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करें सो दैट ये चाइनीज के इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। दैट विल ऑल्सो सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। अब हमें बताइए श्रीलंका और इंडिया के बीच जो मार्जिनल वाटर बॉडीज लाया करते हैं वो कौन है? अरे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है वेज टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ ONORC यानी ONORC के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे स्ट्रेंथन किए जाए उस पर डिस्कशन किया। अगर हम बात करें ONORC स्कीम की तो क्या है ये स्कीम? तो इसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं स्पेसिफिकली जो माइग्रेंट्स हैं उनको PDS सिस्टम का लाभ मिल सकेगा फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री थ्रू नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड। अगर सिंपल शब्द में कहें तो कोई बिहार का रेसिडेंट वो दिल्ली में वर्क करता है तो अगर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो PDS सिस्टम से उन्हें राशन प्रोवाइड की जाती थी उनके डिजायर्ड लोकेशन, अब वो दिल्ली में भी प्रोवाइड की जा सकेंगी। अगर वो कोई अन्य एरिया में काम कर रहा है तो वो वहाँ पर PDS का बेनिफिट उठा सकेगा। यानी कि एक प्रकार से जो PDS सिस्टम के जो बेनिफिशरीज है वो अब भारत के किसी भी देश में जाकर, भारत के किसी भी राज्य में जाकर फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज्ड रेट पर एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो बिहार का सिटीजन है तो सिर्फ बिहार के स्पेसिफिकली डेडिकेटेड PDS सिस्टम से अपने सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स को कलेक्ट करें। तो ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्पेक्ट्रम ऑक्शन।
तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन्होंने नोटिस इश्यू किए हैं जिसके तहत एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर ऑप्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इन 17 मेगाहर्ट्ज, 18 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, ये सब बैंड्स है बेसिकली। तो ये सब बैंड्स होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इसमें वेरियस रेंज ऑफ वेव्स आते हैं और उन वेव्स का एक प्रकार से खरीद या फिर बिक्री होता है कंपनीज के द्वारा, और इनको बेचने वाले कौन होते हैं, तो गवर्नमेंट इसे बेच करती है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो गवर्नमेंट या फिर नेशन का एक एसेट होता है। तो स्पेक्ट्रम की बात करें तो इट रेफर्स टू रेंज ऑफ रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। और अगर हम जीएसएम अलायंस की बात करें, इनके अनुसार मोस्ट सुटेबल स्पेक्ट्रम टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर कोई है तो ये 400 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज रेंज में आता है। एंड these bands are used globally for various telecommunication purposes. लोअर फ्रीक्वेंसी के जो बैंड होंगे वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एरिया तक ट्रेवल ही करते हैं, और अगर कोई मैग्नेटिक या वेदर डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे कम अफेक्टेड होते हैं और बेटर कवरेज इनसाइड बिल्डिंग भी प्रदान करते हैं। तो ये याद रखना, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले जो बैंडविड्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुड होते हैं, बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू हाइयर फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ। Let's move to the next article. It is about FAME, यानी कि faster adoption and manufacturing of electric vehicles to a scale. क्या context है? Basically, recently electric vehicle manufacturers इन्होंने certain relaxation प्रदान करने की बात कही है गवर्नमेंट से in qualification criteria under the FAME 2, यानी कि FAME 2 स्कीम के तहत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने रिलैक्सेशन की बात की है। तो अगर हम बात करें तो एज पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री फॉर्मुलेटेड फैम इंडिया स्कीम। तो ये जो फैम इंडिया स्कीम है 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लाई गई थी, और इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी व्हीकल्स को प्रमोट किए जाएंगे एंड टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सेम। ये जो फेज 2 है स्कीम का, इसे अप्रूव कर दिया गया है 3 साल के लिए, विच इज कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019, यानी कि दिस सेकेंड फेज हैज already been coming and will run for 3 years. FAME 2 basically aims to generate demand by supporting e-buses, e-two-wheelers, यानी कि जो भी e-बाइक्स कह सकते हो, e-बसेस कह सकते हो, उन सब को प्रमोट करना सो दैट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट मैग्नेटो टेलुरिक सर्वे। तो ये जो मैग्नेटो टेलुरिक सर्वे है ये जियोफिजिकल मैप है जो नेचुरल टाइम वेरिएशन का इस्तेमाल करता है ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू अंडरस्टैंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड पर्पस, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी अंडरग्राउंड एंड हाउ दे फॉर्म, इसको समझने के लिए एमटी यानी कि मैग्नेटो टेलुरिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेथड में क्या होता है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो नेचुरल टाइम वेरिएशन होते हैं एंड द अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच के जो नेचुरल टाइम वेरिएशन होते हैं उसका इस्तेमाल करके बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को समझे जाते हैं। These measurements will ascertain the presence of fluid, है ना, तो इस मेजरमेंट से बेसिकली फ्लूइड की प्रेजेंस को फाइंड आउट किया जा सकेगा, which generally enhances the possibility of triggering of earthquakes. नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर वो ही कंडक्ट कर रहे हैं एमटी सर्वे को ओवर द दिल्ली रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। इन्होंने आपको पता है कि 4 स्मॉल अर्थक्वेक अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच हुए हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि इनका प्रॉपर असेसमेंट किया जाए सो दैट संभावनाएं जो बिग अर्थक्वेक के आने की है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि आपको पता है अर्थक्वेक जैसे इवेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता, तो हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ मदद मिल जाए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग बेसिकली एक इवेंट ही है व्हिच वाज टुक प्लेस ऑन 5 जनवरी 2021 ओवर द नॉर्थ पोल। आपको पता है अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो दोनों
हैवीएस्ट कोल्ड होते हैं, काफी ज्यादा ठंड होती है वहाँ पर। तो ये जो इवेंट हुआ है सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, कहा जा रहा है कि यही इवेंट एक प्रकार से कारण हो सकती है वेरी कोल्ड वेदर का इन लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड करंटली, यानी कि वैश्विक लेवल पर जो कोल्ड वेव चल रहे हैं मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। क्या होते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग में? तो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर वो इंक्रीज हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस से ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, और जब ये एक फेज में टेम्परेचर राइज होता है तो जो नेक्स्ट फेज होता है वेरी कोल्ड वेदर आते हैं, स्पेशली हैवी स्नो स्टॉर्म। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, तो इट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज अबव 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आपको ये पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।